हेलो हेलो, कैसे हो आप सभी बालक बालिकाएं, बच्चों और बच्चियां। तो हम अब उस क्षेत्र में, उस दौर में आ चुके हैं जहां पे हमें थियरीज की बात करनी थी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो हमने एक वर्नर थ्योरी की बात करने लग गए थे। अर्थात वर्नर थ्योरी क्या थी? मैंने बोला वर्नर थ्योरी क्या थी, तो मैं बोला कि सर ये थ्योरी हमें एक्सप्लेन कराती है, ये थ्योरी हमें एक्सप्लेन करने में मिलती है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं वो दो टाइप की वैलेंसी रखते हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। ये हम पढ़ चुके हैं। फिर हमने बोला सर प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कौन करता है? ऑक्सीडेशन नंबर। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाई कर रहा है? लिगेंड्स। और हम बोलते हैं जो सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर, और जो प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिव आयंस। और हिंट से हम सिंपल वर्डों में बोलते हैं, जिसे डैश से रिप्रेजेंट करते हैं वो प्राइमरी है, और जिसे हम सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे वो हमारे लिए सेकेंडरी है। तो फिर हमें कल पढ़ा था एक इनका एप्लीकेशन पार्ट। तो बेटा मेथड सीख रहे थे, मेथड डिस्टिंग्यूश, मेथड डिस्टिंग्यूश बिटवीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो बेटा हम ये चाहते हैं कि कुछ मेथड सीखेंगे जिसका एप्लीकेशन पार्ट भी है, और कुछ हमारे जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिनास होते हैं जिनको हमें समझना जरूरी होता है। तो पहले हमने बात की थी सर, हम सीख सकते हैं रिएक्शन विद AgNO3, रिएक्शन विद AgNO3। तो हमने कल की क्लास में ये सीख लिया था कि सर रिएक्शन कराते हैं तो अगर हमें फर्स्ट केस बात करते हैं, ए केस, अगर रिएक्शन में व्हाइट पीपीटी मिलती है AgCl की, रिएक्शन में AgNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं, AgNO3 के साथ में, तो हमें व्हाइट पीपीटी मिलती है ऑफ AgCl की। तो AgCl की कौन सी पीपीटी मिल रही है? व्हाइट पीपीटी मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि Cl माइनस एज ए फ्री आइन प्रेजेंट है। क्या बोला मैंने? Cl माइनस एज ए फ्री आइन यहां पे प्रेजेंट है। तो Cl माइनस यहां पे प्रेजेंट है, और ये बोलेंगे AgCl होते हैं, AgCl सोल्यूबल होंगे, सोल्यूबल इन कंसंट्रेटेड, सॉरी, क्या होगा? डाइल्यूट अमोनिया। इसी प्रकार हम आगे बढ़े थे कि सर हमने बोला बी पार्ट में, एंड इसकी रिएक्शन अगर हमारे पास Br के साथ में कराई जाएगी तो हमें कौन सी? पेल येलो, मतलब हल्का पीला रंग, येलो ऑफ पीपीटी मिलेगी। पेल येलो पीपीटी ऑफ AgBr की, ये हमें रिप्रेजेंट करता है यहां पे Br माइनस एज ए फ्री आइन प्रेजेंट है। आगे हमने पढ़ा था कि सर ये होगा जो सोल्यूबल होगा किसमें? कंसंट्रेटेड अमोनिया में। आगे बात की थी सर सी पे, मान लो आई दे दिया, तो ये हमें येलो पीपीटी ऑब्जर्व हुई थी, येलो पीपीटी ऑफ AgI। तो ये किस में प्रेजेंस दिखा रहा था? ये दिखा रहा था सर I माइनस आइन की प्रेजेंस, प्रेजेंस दिखा रहा था
आई माइनस आइन की। तो ये हम बोलते हैं पार्शियली सोल्यूबल। पार्शियली सोल्यूबल होता है हमारा किसके अंदर, इन डाइल कंसंट्रेटेड अमोनिया में। ये हम कल सीख चुके थे और हमने इस जरिए जो जो चीजें देखने मिली थी वो हमने सारी पॉइंट बात किए थे। फिर हमने कुछ एग्जाम्पल लेके बात किए थे। तो हमने बोला था अगर हमें यहाँ पे एग्जाम्पल की सहायता से मैंने बोल दिया कि अगर CO तो मैंने बोला CO मान लो NH3 पावर 6 दे दिया एंड Cl3 दे दिया, तो इसका मतलब ये होगा ये 3 मोल AgCl की देगा। अगर मैं AgNO3 कितना ले लूं एक्सेस में, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पे आउटर मोस्ट सेल में 3 Cl एज ए फ्री आइन प्रेजेंट है। 3 Cl एज ए फ्री आइन यहां पे प्रेजेंट दे रखे हैं। फिर हमें बात करते हैं कि अगर यही रिएक्शन में थोड़ा कन्वर्ट करते जाऊं, मैंने बोल दिया CO NH3 की पावर 5 और एक Cl फिर अंदर आ जाएगा, क्योंकि हम ही बोलेंगे कोबाल्ट होता है मोस्टली जो +3 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर बड़े को फेवर करेंगे, और जो छोटा होगा तो यहाँ पे इस तरह से हम कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। जैसे कोबाल्ट +3 में है तो ये बोल देंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को यहाँ पे फॉलो करते हुए चलेगा। तो यहाँ मेरे को पता चला कि 2 मोल AgCl के मिल रहे हैं, अर्थात 2 मोल यहाँ 3 मोल देखने को मिल रहे हैं। जबकि आगे बात करूं, मान लो मैंने बोल दिया CO NH3 पावर 4 और यहां बोल दूं मैं Cl2 फिर Cl, अगर इसकी रिएक्शन कराऊंगा तो मेरे को 1 मोल AgCl देखने मिलेगा, 1 मोल AgCl देखने मिलेगा। आगे बात करूं, अगर इस टाइप की रिएक्शन की बात कराऊं NH3 पावर 3 एंड Cl3, तो यहां पे मेरे को किसी नो PPT ऑब्जर्व, नो PPT ऑब्टेन, यहां हमें किसी प्रकार की PPT देखने नहीं मिलेगी। तो हमें यहां से ये आइडिया हो गया, इस प्रकार हम बात कर सकते हैं कि सर यहाँ पे हमें किसी प्रकार की चीजें देखने को नहीं मिली है। तो अब आगे चलते हैं बेटा। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें देख के पूछ सकता है कि इतने मोल हमारे को दे रखा था, इतना ये दिया हुआ था, अब बताओ कितने आयंस मिलेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। चलते हैं, ये समझ में आया तो आगे चलते हैं बेटा। तो हमें अब देखना है कि इस टाइप की चीजें अगर आती है तो कैसे करना है। तो हमें अब देखो कि हमने इसके मिल गया नो PPT ऑफ ऑब्जर्व हुआ, तो अब हम इस टाइप के क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं जिसके अंदर हम ये बात करेंगे कि सर अगर हमें मोल्स वगैरह निकालना होता है तो एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आता है तो कैसे करना है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ AgCl वुड बी ऑब्टेन्ड व्हेन द 100 ml ऑफ 0.1 m COCl3 5 NH3 इज ट्रीटेड विद AgNO3। तो हमें पहले तो इसकी रिएक्शन का पता होना चाहिए। तो रिएक्शन के लिए हमने बोल दिया है कि इस टाइप की कुछ रिएक्शन देखने मिलेगी। CONH3 कितना दिया गया है 5, एक Cl अंदर हो जाएगा, 2 Cl2 बाहर। अगर इसकी रिएक्शन कराता हूं AgNO3, वो कैसा ले रखा है हमारा एक्सेस में, तो हमारा जो कंपाउंड मिलेगा ये एक कंपाउंड बाहर रह जाएगा जो हम बोलेंगे +2 के साथ, एंड इसके साथ हम बोलेंगे यहाँ पे 2 AgCl मिल जाएगा, 2 AgCl मिल जाएगा। अगर ये हमारे पास में 1 मोल होता तो 2 मोल मिल जाते, अगर ये 0.1 मोल होता ये 0.2 मोल मिल जाते, अगर ये 10 होता तो 20 मिल जाता, क्योंकि इसका 2 टाइम ज्यादा हो रहा है। क्यों, अगर ये एक 2 Cl हो रहे हैं ना, 2 आयन होते दोनों कन्वर्ट हो रहे हैं 2 मोल AgCl के। अगर यहाँ 3 होता तो मल्टीप्लाई 3 हो जाता। हमें डाटा क्या दिया गया है सर, यहाँ पे हमें दे दिया मोलैरिटी। मोलैरिटी होती क्या है, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर। तो मैंने बोला कि यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या दे रखी है मोलैरिटी के लिए निकालेंगे, हमने दे दिया सर 0.1 अपॉन ये, इसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, मोल निकालना होगा तो। लेकिन इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, m दे रखा है 0.1 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल निकालना है। वॉल्यूम क्या दे रखा है
100 ml और इसको मल्टीप्लाई इससे 1000 से करेंगे तो सिंपल सी बात है, ये चला जाएगा और इससे हम वैल्यू निकाल लेंगे मोल की। तो मोल क्या आ जाएगा बेटा, ये वैल्यू इधर जाएगा तो 0.01। किसके मोल आ गए, इसके मोल आ गए। तो मैं बोलता हूं अगर इसके मोल इतने हैं, इसको मैं मल्टीप्लाई 2 से, सिंपल भाषा में बात करूं 0.02 ये वैल्यू आ गया। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बेटा, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है जिसमें आपको दे दिया जाए कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड चीजें देके, आपको मोल भी दे दिया, आपको ये चीजें पूछ ले कि इसको किस तरह का सोल्व करना होगा। तो चले आगे क्या, ओके आगे चलते हैं। तो इसमें बेटा हम ये देख चुके हैं, तो हमारे सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। तो मैंने बोला है रिएक्शन विद BaSO4, रिएक्शन विद BaCl2, बेरियम क्लोराइड। तो ये क्या करेगा, SO4 के साथ में मिलके व्हाइट पीपीटी बनाने की कोशिश करेगा, SO4 के साथ मिलके व्हाइट पीपीटी बनाने की कोशिश करेगा। ओके देखते हैं, जैसे मैंने बोला कि अगर ये फ्री आयन के रूप में SO4 पड़ा है तो ये क्या करेगा, BaCl2 के साथ रिएक्शन करता है। रिएक्शन करने के बाद में यहां मैं बोल दूंगा +2 एंड BaSO4 की एक पीपीटी बनाने लग जाएगा, पीपीटी बनाने लग जाएगा। तो इसको हमें थोड़ा समझ में आया है। तो चलिए एक बार इसमें देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। इसमें फोकस प्रॉब्लम आ रही है, बार बार आ रही है, तो इसको मैं करवा लेता हूँ सही। तो इसमें हमने ये देखा था कि फोकस की प्रॉब्लम आ रही थी बेटा, तब हमने टेक्निकल टीम को बुलाया था और उनसे हमें इसको थोड़ा सही करवाया है। तो बार बार ये फोकस डाउन हो रहा था इस कैमरे का, तो हमने इसको ऑटो फोकस वगैरह करवा के चेंज करा दिया। तो बेटा आप देखते हैं कि हमने बोला रिएक्शन विद BaCl2 के साथ में, तो हमने बोला है कि अगर यहाँ पे पीपीटी मिलती है BaSO4 की, तो ये भी कैसी होती है, व्हाइट पीपीटी होती है, व्हाइट पीपीटी ऑफ BaSO4। हमें ये देखने मिलेगा सर ये सोल्यूबल होगा, किस में सोल्यूबल नहीं होगा, इनसोल्यूबल इन वाटर। जैसे ही हम इसको पानी में डालेंगे तो ये यहाँ पे व्हाइट पीपीटी देखने को नहीं मिलेगी। जब वहां हम अमोनिया की बात करते हैं और वाटर के अंदर बात करते हैं, वाटर एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट वगैरह यूज करते हैं, फिर भी हम यहाँ पे ये चीजें सोल्यूबल नहीं होती है बेटा। तो ये चीजें हमने देखा है। तो इसमें ये देखने मिला है कि क्वेश्चन की सहायता से हम देखते हैं कि यहाँ पे ये बोल सकते हैं, इसका मीन्स ये हो गया कि यहाँ पे SO4 -2 आइन एज ए फ्री आइन प्रेजेंट है। इस लाइन का इट मीन्स हो गया, इट विल टेल्स अबाउट द प्रेजेंस ऑफ द SO4 -2 आइन्स। SO4 माइनस आइन्स होता है, -2 आइन्स होंगे इन द आउटर मोस्ट सेल। ओके फिर हमने बात करते हैं एग्जाम्पल इस सहायता से। मान लो मैंने लिया है एग्जाम्पल CONH3 Br, इसकी रिएक्शन कराई है SO4 के साथ में। ये हमारे मान लो कॉम्प्लेक्स A है, और फिर मैंने बोलता हूं दूसरी रिएक्शन मैंने कराई है CO, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था बट यहाँ पे चीजें चेंज होगी। अगर मैं दोनों ही रिएक्शन में कोशिश करता हूं रिएक्शन कराने की BaSO4 के साथ, तो यहां हमें देखने मिलेगा BaSO4 से क्यों फ्री आयन के रूप में हमें, सॉरी BaCl2 के साथ में, BaCl2 के साथ में, BaCl2 के साथ में। तो हमें ये देखने मिलेगा यहाँ पे किसी प्रकार की, यहाँ पे हमें किसी प्रकार पीपीटी नहीं देखने मिलेगी, तो नो पीपीटी ऑब्जर्व, नो पीपीटी ऑब्जर्व। बट यहां हमें देखने मिलेगा BaSO4 की पीपीटी, वो व्हाइट पीपीटी है। तो इस प्रकार से हमें ये समझ में आया व्हाइट पीपीटी देखने मिलेगी। सर व्हाइट कलर भी यूज कर लो ना, कैसा होगा, व्हाइट पीपीटी होगी। तो हमें ये व्हाइट कलर की पीपीटी से हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे एज ए फ्री आइन SO4 -2 प्रेजेंट है, बट यहाँ हम नहीं बता पाएंगे। इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हमारे पास में अगर यहाँ पे SO4 दिया गया है, अर्थात सल्फेट आइन वगैरह दिया गया, ब्रोमाइड वगैरह दिया गया है, इन दोनों डिस्टिंग्विश हमारे पास में BaCl2 की सहायता से कर सकते हैं। तो चलिए बेटा आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेजरमेंट। तो हमने बहुत किया है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी,
एक सेकंड, ये क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेजरमेंट। यहां हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ मेजरमेंट की। तो हम यहां पे बोलेंगे सर, जितने फ्री आयंस प्रेजेंट होंगे, नंबर ऑफ फ्री आयन प्रेजेंट होंगे, हम बोलेंगे नंबर ऑफ फ्री आयन प्रेजेंट होंगे, उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। बस सिंपल सी बात है, यही लॉजिक लगाना है। इफ नंबर ऑफ आयंस आर इक्वल देन चेक, तो यहां बोल देंगे इफ नंबर ऑफ आयन इक्वल देन चार्ज जितना ज्यादा होगा तो उसकी कंडक्टिविटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। अगर हमें चार्ज भी इक्वल देखने मिलेंगे तो चार्ज भी इक्वल है, चार्ज भी इक्वल है, तब हम यहां पे बात करेंगे सर कि चार्ज इक्वल देखने मिला है, तो फिर बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। ये जितनी ज्यादा तो उसकी कंडक्टिविटी उसकी उतनी ही ज्यादा। तो ये सीक्वेंस भी फॉलो करना है, पहले फ्री आयंस को देखना है, अगर फ्री आयंस बराबर है तो फिर हम आगे बात करेंगे कंडक्टिविटी से रिलेटेड। अब मैंने बात की है, मान लो एग्जांपल लेते हैं, ये मैंने बोला है मैंने बोला एग्जांपल लिया है CO, मैंने लिया है CO Cl3 एंड 6NH3। फिर मैंने लिया CO Cl3 5NH3। फिर मैंने लिया CO Cl3 4NH3। फिर मैंने लिया CO Cl3 3NH3। इस प्रकार हमने कुछ चीजों को देखने की कोशिश की है। तो हमने देखने मिला बेटा, पहला ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ फॉर्मेशन करें न्यूट्रल गैस में, और कोबाल्ट यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में देखने को मिलेगा। जब ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में रहने की कोशिश करेगा। तो यहाँ हमने बोल दिया सर CONH3 की पावर 6 एंड Cl3। अगर यहाँ पे वाटर में अगर जाके टूटता है तो कितने आयन देगा? ये कंपाउंड देगा जिसपे +4 होगा एंड प्लस में 3 Cl-। तो यहां मेरे को देखने को मिला है कि सर नंबर ऑफ आयन की बात करें, नंबर ऑफ आयन तो वो कितने हैं? 3 तो ये रहे और 1 ये रहा, टोटल आयन कितने हो गए? 4। तो मैं बोलूंगा ये कितने हैं? 4। आगे बात करते हैं, यहां पे बात करूंगा तो मेरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलना था ये CONH3 की पावर 5 एंड 1 Cl अंदर 2 Cl बाहर, तो ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा। 2 Cl अंदर बाहर चले गए तो इससे क्या बन जाएगा? एक कॉम्प्लेक्स तो ये बन जाएगा +2 एंड 2 Cl-। आगे बात करेंगे, यहां से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है कोबाल्ट, फिर मैंने बोल दिया NH3 की पावर 4 एंड Cl2, 1 Cl बाहर, तो ये बना रहा है मेरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा +1 और साथ में Cl-। यहां से अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा CONH3 की पावर 3 एंड Cl3, तो ये हमें एक ही आयन नहीं देगा, तो यहां पे नो आयन ऑब्जर्व, नो आयन ऑब्टेन। तो यहां पे मैं बोल दूं कि मान लो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एंड फोर्थ, अगर इन चारों में अगर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कराने के लिए दे दिया जाए तो हम कंडक्टिविटी ऑर्डर क्या रहेगा? तो हम बोलेंगे सर जिस कंपाउंड में नंबर ऑफ फ्री आयंस जितने ज्यादा होंगे उसकी कंडक्टिविटी भी ज्यादा देखने मिलेगी। तो हम बोलेंगे यहां पे देखने में फर्स्ट के अंदर कितने देखने मिलेंगे? 4, फिर बोलेंगे सेकंड में 3, फिर थर्ड में, फिर लास्ट में फोर्थ में। इस प्रकार से ये कंडक्टिविटी का ऑर्डर रहेगा। तो अब आगे चलते हैं कि अगर हमें
क्वेश्चन ये है कि अगर हमें नंबर ऑफ आयन इक्वल मिल जाते हैं, कि इफ नंबर ऑफ आयन इक्वल है देन चेक ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, देन चेक चार्ज इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो यहां हमें ये बोल रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर हमें चार्ज को देखना होगा। एग्जांपल हम लेते हैं आसान सा, मैंने बोल दिया CO NH3 पावर 5 एंड Br, बाहर लिखा देंगे SO4, ये मान लो A है। फिर मैंने बोल दिया CO NH3 पावर 5 SO4 और यहाँ क्या आ जाएगा Br। हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, यहाँ पे कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में देखने मिलेगा, यहाँ पे 5 दे रखा, यहाँ +2, यहाँ पे भी +2 में देखने मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ कितने आयन देखने मिलेगा वो देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि सर ये आयन में टूटेगा तो ये इस तरह से टूटेगा, मैंने बोलूंगा कोबाल्ट निकल +5 एंड Br। तो यहां से 2, यहां से 1, ओवरऑल तो -3, तो +3, कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में रहने वाला है, इसमें कोई दोहराई है नहीं, इसमें कोई दोहराई है नहीं। तो यहाँ पे क्या चार्ज आ जाएगा सर, यहाँ पे +2 एंड क्या आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा साथ में, यहां बोलूंगा SO4 2-। ओके, तो यहां नंबर ऑफ आयन कितने हैं, तो मैं बोलूंगा नंबर ऑफ आयन, तो वो हमारे पास में सर 2, कितने हैं 2। इसमें बात करते हैं तो मैंने बोलूंगा अगर इसकी रिएक्शन मान लीजिए मेरे लिए B है, इसकी रिएक्शन कराता हूं तो यहां हमें देखने मिलेगा CO NH3 की पावर 5 एंड SO4। यहाँ SO4 एज ए मोनोडेंटेड लिगेंड काम कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 एंड Br -1। तो यहां मैं बोलूंगा नंबर ऑफ आयन कितने हैं, तो हमारा जो होगा सर 2, क्योंकि एक ही रहा, नंबर ऑफ आयन एक ही रहा, 2 नंबर ऑफ आयन है। यहाँ पे नंबर ऑफ आयन कितने हैं 2, यहाँ पे नंबर ऑफ आयन कितने हैं 2। फिर हम यहाँ पे ये चेक करते हैं नंबर ऑफ आयन इक्वल है, नंबर ऑफ आयन इक्वल है तो इन पे चार्ज की बात करते हैं। तो यहां से देखने मिलेगा +2 -2, जबकि +1 -1, तो चार्ज ज्यादा कहां है, तो मैं चार्ज की बात करूंगा A में चार्ज ज्यादा है B से, तो हम कंडक्टिविटी भी क्या बोलेंगे, तो कंडक्टिविटी का वो भी ऑर्डर क्या हो जाएगा, मैं बोलूंगा A की कंडक्टिविटी B से ज्यादा है, A की कंडक्टिविटी B से ज्यादा है। क्या समझ में आया? अगर ये समझ में आया तो एक और छोटा सा क्वेश्चन है जिसको बोला जाता है कि हम यहां पे यूज करते हैं कायरोस्कोपिक मेजरमेंट। क्या होता है क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट। तो ये थोड़ा सा सॉल्यूशन का पार्ट है, ये थोड़ा सा सॉल्यूशन का पार्ट है। तो यहां पे हमें बात करते हैं क्रायोस्कोपिक, थोड़ा सी स्पेलिंग से ही कर देता हूं, क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट। तो यहां हमने सॉल्यूशन चैप्टर में हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में बात करते हैं डेल्टा TF या डेल्टा TB। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, मैं बोलता हूं सर डेल्टा TF बराबर हो जाएगा स्मॉल m मोलालिटी, और साथ में क्या बोलते हैं KF, और साथ में इनटू I। या बात करता हूं डेल्टा TB, ये फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बताता है, ये हमें बता रहा है बॉइलिंग पॉइंट में, तो ये बताता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना चेंज हुआ है, तो ये हो जाएगा स्मॉल m, ये हो जाएगा KB इनटू I। यहाँ पे है एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को बताने के लिए, सोल्ट्स में हमारे पास कितने आयन प्रेजेंट है उन सबको बताने के लिए। तो हमारे पास क्वेश्चन ये है सर I कैसे निकालते हैं, तो हमने बोला 1 प्लस में n-1 अपॉन एल्फा। तो मैं बोलते सोल्ट अगर यूज ले रहे हैं तो सोल्ट क्या होंगे 100% डिसोशिएट, 100% डिसोशिएट होंगे, 100% डिसोशिएट होंगे। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस में n-1 इक्वल टू 1। तो I की वैल्यू क्या आ जाएगा n आ जाएगा, क्या ये 1 से 1 चला जाएगा तो वैल्यू आ गया n। तो n का मतलब क्या होगा टोटल नंबर ऑफ आयन,
तो मैंने बोला जैसे K4FeCN6 है, अगर ये टूटेगा तो किस तरह से टूटेगा? मैं बोलूंगा सर 4 तो K प्लस देगा एंड साथ में एक आइन देगा Fe जो कोडिन कॉम्प्लेक्स आइन होगा, कॉम्प्लेक्स आइन होगा जिसे बोला जाता है इनर स्पेयर बोला जाएगा। ये -4, तो ये 4 प्लस में 1 टोटल कितना हो गया 5। मैं बोलूंगा ये एक कितने में टूट रहा है? 5 में टूट रहा है। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगा? n, और n बराबर क्या हो जाएगा 5। तो ये जितने आयंस में टूटेगा, ये जितने आयंस में टूटेगा, नंबर ऑफ आयन जितने ज्यादा होंगे तो उस प्रकार से n की वैल्यू भी ज्यादा होगी, और ये वैल्यू ज्यादा होगी तो ये वैल्यू ज्यादा मिलेगी और ये वैल्यू भी ज्यादा मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है। तो मैं बोलता हूं डेल्टा, देखो फॉर्मूला देखो, डेल्टा TF बराबर m KF इंटू आई, या बात करता हूं डेल्टा TB बराबर स्मॉल m KB इंटू आई। तो यहां हम एक चीज देखते हैं बेटा कि अगर मेरे पास में n की वैल्यू बढ़ेगा, n जितना ज्यादा होगा तो क्या i ज्यादा होगा? क्या i ज्यादा होगा? i ज्यादा होगा तो मैं बोलूंगा डेल्टा TF ज्यादा होगा। क्या डेल्टा TF जितना ज्यादा होगा तो हम उसका फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही कम होगा ना, फ्रीजिंग पॉइंट उसका उतना ही कम होगा। फिर मैंने बोला डेल्टा TB जितना ज्यादा होगा, मैं बोलूंगा ना बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। ये बातें समझ में आ गई क्या? ये बातें समझ में आ गई क्या? ये बेटा कई बार इस टाइप की चीजें देख के हमसे पूछ लिया जाता है। तो हम यहाँ पे एक चीज बताता हूं कि जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमें किस तरह से डील करना है, क्वेश्चन देख के समझा देता हूं। ठीक है, मैंने लिखा CONH3 पावर 5, एक जैसे मैं ले लिया 4Cl2 बार Cl, और एक हमने एग्जांपल लिया ये CONH3 पावर 5Cl बार क्या ले लिया? Cl2। ये हमने ले लिया, कितना लेके चल रहे हैं हमने? ये ले लिया मैंने 1 मोल डिजोल्व इन वाटर, डिजोल्व इन 1 kg वाटर। सिमिलरली यहां पे 1 मोल लिया मैंने, 1 मोल डिजोल्व होता है इन 1 kg वाटर। तो बताओ किसका डेल्टा TF ज्यादा होगा? मान लो मैं इसका डेल्टा TF निकालता हूं, मैंने बोला डेल्टा TF बराबर क्या होगा? m की वैल्यू निकालें नंबर ऑफ मोल अपॉन वेट इंटू KF इंटू आई करना होगा क्या? सिमिलरली इस केस में भी वही करना होगा। मेरे पास 1 मोल दे रखा है, वो 1 kg सॉल्वेंट में डिजोल्व है, तो यहाँ पे 1 की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं बोलूंगा सर डेल्टा TF KF भी उतना रहने वाला दोनों केस में। तो जिसकी आई पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे आई जिसका ज्यादा है, आई जिसका ज्यादा है उसका हम डेल्टा TF भी ज्यादा होगा। तो मैं बोलता हूं दूसरा, यहाँ पे डेल्टा TF निकालता हूं, मैंने बोला डेल्टा TF डैश मान लेते हैं, तो मैंने बोलूंगा 1/1 इंटू KF इंटू आई की वैल्यू निकालनी है। तो मैं बोला सर आई की वैल्यू यहां पे डिपेंड करेगी n पे, n बराबर क्या हो जाएगा? यहां पे देखो 1, यहां पे 2, ओवरऑल कितना मिलेगा सर? 3 देखने को मिलेगा। और यहां मैं बात करूंगा तो आई की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? आई इक्वल टू 1 प्लस में 1, तो यहां कितना होगा? 2। तो बेटा यहां पे ये वैल्यू निकालेंगे तो हमने वैल्यू आया डेल्टा TF बराबर 1 इंटू 1 इंटू KF इंटू आई की वैल्यू क्या आ जाएगा? 2। तो ये वैल्यू आ जाएगा डेल्टा TF बराबर 2 KF के, और यहां वैल्यू आ जाएगा डेल्टा TF डैश बराबर आ जाएगा KF इंटू 3। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि सर 3 KF की वैल्यू ज्यादा है। तो इस प्रकार हमें इस तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का डेल्टा TF भी ज्यादा देखने को मिलेगा, किससे? जो पहले वाले से। तो इस टाइप का क्वेश्चन देके हमें पूछ लेता है। तो इसको बेटा कैसे लिखना है? पहले एक क्वेश्चन लिया, यहां से मान लिया, ये मैंने मान लिया या तो A, ये मैंने मान लिया B, इसकी वैल्यू दे रही है 1 मोल डिजोल्व इन द 1 kg ऑफ वाटर, और ये भी हमें वैल्यू दे रखी है। इस प्रकार से हमें देखने की कोशिश की है बेटा, इस तरह से हमने इन चीजों को देखने की कोशिश की है। क्या समझ में आया क्या बल्ले? ओके, थोड़ा बहुत समझ में आया। अब हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा और,
अगला पार्ट हम बोल रहे हैं रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड H2SO4। मैंने बोला है जो पार्ट है इसको थोड़ा बहुत ठीक ठाक समझ लेना, सही चीज है। मैंने बोला है रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड H2SO4। तो H2SO4 का वर्क क्या है सर? कंसंट्रेटेड H2SO4 यहां पे डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट का काम करता है। तो मैं बोलता हूं कंसंट्रेटेड H2SO4 तो किसका काम करता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट का। इसका मतलब ये होगा कि अगर किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर फ्री आयन के रूप में वाटर मॉलिक्यूल पड़ा है तो उस वाटर मॉलिक्यूल को ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और वहां से इसको हटा देगा। तो यहां हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला अगर यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल है और इसकी रिएक्शन मैंने करा रही है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4 जो भी यहाँ पे मोलर मास मान लो m था तो इससे m से कम होगा, अर्थात मास में लॉस होगा। क्यों हुआ है? क्यों? वाटर मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकल चुका है। ये चीजें समझ में आई क्या? चलो बच्चों यही समझ में आया। तो वाटर मॉलिक्यूल जो अगर बाहर होगा तो उसको जब आउटर मोस्ट सेल के अंदर कोई भी अगर प्रेजेंट है उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा। ओके चलते हैं बच्चों, हम देख रहे हैं आगे चीजें। तो मैंने अब भी क्लास में हमने थोड़ा बहुत बातें की थी, मेथड्स की बात की थी, पहली रिएक्शन विद AgNO3 की बात की थी। इसमें बोला सर अगर AgNO3 के साथ रिएक्शन करते हैं Cl एज ए फ्री आयन प्रेजेंट है तो वो वहां पे व्हाइट पीपीटी देगा और व्हाइट पीपीटी ऑफ AgCl ये हमें बता रही है वहां पे Cl माइनस एज ए फ्री आयन प्रेजेंट है, Cl माइनस एज ए फ्री आयन प्रेजेंट है और AgCl होता है वो सोल्यूबल होता है इन डाइल्यूट अमोनिया के अंदर। फिर हमने बात की अगर इसकी जगह Cl की जगह फ्री आयन के रूप में Br प्रेजेंट होगा तो फिर ये पेल येलो रंग की पीपीटी देगा, हल्का पीला रंग देगा और वो सोल्यूबल डाइल्यूट में ना होकर फिर उसको कंसंट्रेटेड अमोनिया में करना पड़ेगा, कंसंट्रेटेड अमोनिया में उसको सोल्यूबल करना पड़ेगा तभी हो सकता है। अगर हमें इसकी जगह एज ए I माइनस फ्री आयन प्रेजेंट है तब यहाँ पे फिर एकदम डार्क येलो या येलो पीपीटी मिलेगी। येलो पीपीटी हमें ये बता रही है कि ये हमें Cl माइनस एज ए फ्री आयन प्रेजेंट है। फिर हमने बोला ही सर इस किसमें ये पार्शियली सोल्यूबल होगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर, कंसंट्रेटेड अमोनिया सॉल्यूशन के अंदर। फिर हमने बात की BaCl2 की बात करेंगे तो वो हमें बता रही है BaCl2 की बात करेंगे तो वो हमें ये बता रही है कि वो सोल्यूबल होगा और ये व्हाइट पीपीटी देगा। अगर ये हमें रिप्रेजेंट करा रहा है SO4 माइनस सल्फेट आयन माइनस होगा वो फ्री आयन प्रेजेंट यहाँ पे है, ये हमें पता चलेगा BaCl2 साथ व्हाइट पीपीटी मिलेगी। ये इनसोल्यूबल होता है इन वाटर, इनसोल्यूबल होता है इन वाटर के अंदर, ये हमें पता चला। फिर हमें इस तरह से निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेजरमेंट, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी ऑफ मेजरमेंट। तो यहाँ हमें ये देखने मिलेगा नंबर ऑफ फ्री आयन प्रेजेंट है, जितने नंबर ऑफ फ्री आयन होंगे, जितने कोऑर्डिनेशन स्पेयर में, जितने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आउटर स्पेयर के अंदर जितने फ्री आयंस मिलेंगे उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होती ही जाएगी, उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होती ही जाएगी। ये हमने सीख लिया है। फिर हम बात करते हैं चार्ज की बात करते हैं। चार्ज जितना ज्यादा होगा, अगर हमारे पास आयंस उतने ही है, नंबर ऑफ आयंस, क्या बोला, इफ द नंबर ऑफ आयंस इक्वल है देन चेक द चार्ज। चार्ज उसमें कितना देखने मिलेगा, जिसपे जितना मोर नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट होगा, जितना ज्यादा चार्ज प्रेजेंट होगा उसकी कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। अगर वो भी हमें लगभग इक्वल देखने मिलेगा तो फिर हम जाएंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन के बारे में, ये हमने देख लिया। फिर हमने बात की थी काइरोस्कोपिक मेजरमेंट, बाय द काइरोस्कोपिक मेजरमेंट, इसकी सहायता से हम कैसे कर सकते हैं। तो हमने किसी का ले लिया डेल्टा TF या डेल्टा TB ले लिया, तो बॉइलिंग पॉइंट बात कर रहे हैं, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। वहां पे अगर ये सॉल्यूशन साथ मिक्स करके क्वेश्चन बना रहा है तो फिर हमें यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वगैरह का थोड़ा आइडिया होता है, सोल्ट होता है 100% डिसोसिएट होता है, ये सारी चीजें पता होती है। फिर हमने यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर ये आयनों में टूट रहे हैं तो जितने नंबर ऑफ आयन्स होंगे वही उसकी आई की वैल्यू होगी, वांटा फैक्टर
की वैल्यू होगी और वही अपने बोलेंगे आई इक्वल टू एन। ये कुछ चीजें हमने पढ़ा था, डेल्टा टीएफ वगैरह कम ज्यादा कैसे निकाला जा सकता है। लास्ट में हमने बात की रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में, तो वो हमें ये रिप्रेजेंट करा रहा है कि उसके अंदर जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, अगर वाटर मॉलिक्यूल हमें बाहर अगर एज ए फ्री आयंस प्रेजेंट है, एज ए आउटर स्पेयर में प्रेजेंट है, तो वो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, बट अंदर किसी प्रकार से इफेक्ट नहीं करेगा। ये हमें वहां पे मास लॉस को रिप्रेजेंट करवा रहा है। क्या बेटा समझ में आया क्या? अब हम तो कल ही क्लास में थोड़ा बहुत छोड़ा था, वर्नर थ्योरी से रिलेटेड चीजें थी, उसके अब एप्लीकेशन पार्ट को भली भांति आसानी से कर सकते हैं। तो पहला कंपाउंड ये है, तो मैंने बोला अगर प्लेटिनम वगैरह दे रखा है, प्लेटिनम दे रखा है, तो हमें ये देखने मिलेगा +3 में, देखने में मिलेगा +2, एंड यहाँ पे प्लेटिनम +4 में है। +4 का मतलब हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में रहेगा, कोऑर्डिनेशन हमारा 6 में रहेगा। तो सर क्या कहना चाहते हो? तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में यहां हमें देखने को मिलेगा, वो देखने मिलेगा 4 में, प्लेटिनम 4 में। ये हमने कोऑर्डिनेशन नंबर से रिलेटेड कुछ चीजें देखी थी। तो हमें बोल रहे हैं सर जैसे Fe होता है +2 में, जैसे मैंने बोला CO +2 में एंड Cr +2 में, तो ये होता है 4 एंड 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में रहा जा सकता है। बट जैसे मैंने बात किया Fe3 CO3 एंड Cr3 में, ये हमें 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में देखने मिलेगा। वैसे ही मैं बात करता हूं प्लेटिनम या प्लेडिनम, अगर +2 में है, अगर +2 में तो हमें देखने मिलेगा 4 में। अगर ये बोलता प्लेटिनम +4 में देखने मिलेगा, प्लेटिनम +4 में देखने मिलेगा, तो हमें ये 6 में देखने को मिलेगा। ये हम पढ़ चुके हैं कल की क्लास में, ये हम पढ़ चुके हैं कल की क्लास में। तो अब आगे चलते हैं बेटा। आगे यहाँ पे ये देख रहे हैं, अगर ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किस तरह का बनाएगा बेटा? यहां सर हमें देखने में मिला है प्लेटिनम 4Cl 2Cl, ये रहा 2H+, ये देख सारे कैंसिल कर देंगे, तो Pt कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? तो Pt सर यहाँ पे +4 में। अगर ये +4 में है तब यहां पे हमें देखने मिलेगा Pt और हमें देखने मिलेगा Cl6 और यहाँ पे हाइड्रोजन देखने मिलेगा 2। ये हमें कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स हो गया NiCl2 एंड 6H2O, NiCl2, तो ये Ni+2 में है क्या? यहाँ पे Ni कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में बेटा? क्या +2 में देखने को मिलेगा? +2 में है, तो यहां हमें ये देखने मिलेगा सर निकल दे दिया और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल दे दिया, H2O कितना दे दिया? 6 दे रखा है, और यहां से 2 Cl को बाहर निकाल देंगे, क्योंकि पहले हम उनको रखना पसंद करते हैं, पहले हम उनको रखना पसंद करते हैं जो न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल को रखने के बाद अगर आयंस वाले आएंगे उनको रखेंगे, ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे यहाँ बात करेंगे, यहाँ हो जाएगा Pt, हमें पहले न्यूट्रल को रखेंगे, तो न्यूट्रल में कौन है? हम एमाइंस, वो कितने दे रखे हैं? 2, और फिर कौन दे दिया? Cl2। ये चीजें हम थोड़ा सा देखने को मिला है। चलो आगे, अब हमें क्वेश्चन दे दिया ए कॉम्प्लेक्स ऑफ CO+3 विद H2O एंड Cl- प्रोड्यूस 2 मोल। कुछ नहीं है, एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है कोबाल्ट का और साथ में हमें वाटर मॉलिक्यूल का दे रखा है और साथ में हमें एमाइन दे रखा है सब में। अब ये हमें कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया होगा, लेकिन ये हमें यहाँ पे कुछ दिया है, यहाँ पे हमें कुछ दिया है, वो हमें इतना दिया है कि 2 मोल बना दे, तो डेफिनेटली बात है यहाँ 2 Cl कंफर्म हो गए, तभी तो 2 AgCl की पीपीटी मिली है। तो 2 मोल AgCl मिले हैं, 2 मोल AgCl मिले। आगे बात करते हैं, प्रोड्यूस रिएक्शन विद एक्सेस AgNO3, आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्प्लेक्स। करेक्ट कॉम्प्लेक्स बनाना है तो कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना चाहिए। पहले तो यहां देखते हैं, ये न्यूट्रल, ये न्यूट्रल, इसमें कितना है? Cl2, तो यहाँ पे कोबाल्ट कौन सी मेरा? +2 में, तो ये गलत हो गया। इसकी बात करें सर ये भी 0, ये भी कोबाल्ट +2 में, ये भी 0। यहां बात करते हैं सर कोबाल्ट, ये वाटर 0, 2 Cl 2 Cl, तो टोटल 4 Cl हो गया। 4 Cl मतलब कोबाल्ट +4 में है, तो ये भी नहीं होगा। यहां बात करें तो ये देखो COH2O6 ये न्यूट्रल है, बट Cl कितना दे रखा है? 3 दे रखे है ना, 3 देने से मतलब क्या हो? कोबाल्ट +3 में है, ये पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पे 1 Cl 2 Cl, ये भी पॉसिबल हो सकता है। Cl 3 होने से क्या हो जाएगा? कोबाल्ट +3 में, तो हमें दोनों पॉसिबल है। अब बात करें सर क्या देखना है, अगर हमें ऑक्सीडेशन स्टेट से आइडिया नहीं लग रहा है तो फिर देखेंगे आउटर स्पेयर के अंदर कितने Cl होने चाहिए? 2 होने चाहिए। यहाँ कितने हैं बेटा? 3, तो कितने मोल मिलेगी? 3 मोल AgCl मिलेंगे, अर्थात 3 मोल क्या मिलेगा?
Cl, बट यहां से हमें मिल रहा है 2 मोल, यहां से हमें 2 मोल मिल रहा है, यहां से हमें 2 मोल देखने को मिल रहे हैं। क्या समझ में आया क्या? ओके और बल्ले, ओके बल्ले। तो अब हमें देखते हैं, यहां तक हो गई चीजें, आगे चलते हैं। ठीक है, देखो अब बात करते हैं। हटा दिया था क्या बल्ले, कोई बात नहीं। देखो बेटा, कल हमने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की क्या बात की थी? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। हमने किसकी बात करनी है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की। यहां हम ये बात करते हैं सर हर एलिमेंट, जैसे हम वहां पे बात करें लिविस ऑक्टेट थ्योरी की बात करें तो वहां बोलते हैं हर एटम क्या चाहता है? अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये चाहता है अपने पास इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है उसके जैसे बिहेवियर शो करे। तो क्या मतलब हुआ कि पहली चीज तो हमें कुछ चीजें देख लेते हैं फिर से। ये बेटा अब वो घड़ी आ चुकी है जब आपको डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट आपको याद होने चाहिए। डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट से मतलब क्या है सर? हम चाहते हैं डी ब्लॉक में जितने एलिमेंट है उन सबको याद करें। तो क्या ऐसे याद करेंगे? तो मैंने बोला 3D सीरीज, 3D सीरीज। तो क्या होती है 3D सीरीज? मैं बोलता हूं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। आगे बात करते हैं 4D सीरीज। तो मैंने बोला इट्रियम, जिरकोनियम, जिरकोनियम, नायोबियम। ये जरूरी नहीं मोहब्बत, ये जरूरी नहीं मोहब्बत तुम्हें, ये जरूरी नहीं मोहब्बत तुम्हें रुलाती रहेगी। पढ़ लो, पढ़ लो आगे, पढ़ लो जिंक, कैडमियम, मरकरी। नहीं पढ़ोगे पिटोगे। आगे बात करना है 5D सीरीज। ला, हफ्ता, वरना रे, उस इरिटेटिंग पोपट के आगे मर। देखो बेटे अब हमें इनको थोड़ा अच्छे से देखना है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोल्विडियम, टेक्टिनियम, रुथेनियम, रोडियम, प्लेडिनम, सिल्वर और कैडमियम। फिर हमें याद रखना है लेंथेनाइड, हाफनियम, लेंथेनाइड, हाफनियम, और हमें ध्यान रखना होगा इसका टेल्टनियम क्या होता है, ऐसा कोई नाम दे रखा है, इसका देख लेना। इसके बाद में इसका होता है डब्ल्यू मतलब टंगस्टन, रीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड एंड मरकरी। ये जैसे ध्यान होने के साथ साथ हमें अब ये ध्यान रखना है बेटा, ध्यान ये रखना है कि सर हम यहाँ पे बात करते हैं स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हम ये बोलते हैं सब में तो ऑर्गन, फिर आगे 3D एंड 4s 2, यहां से 1 से लेके 10, इस तरह से हम यहाँ पे बढ़ते हैं, या फिर यहाँ पे बोलेंगे 0 से 2, इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बढ़ते हैं। तो
ऑर्गन तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था, ऑर्गन का हम भरेंगे नहीं। ऑर्गन के बाद कौन आता है? क्रिप्टोन। यहां अच्छे से लिख लेना इसको थोड़ा सा, चलो ये हो चुका है। हम बात करते हैं इसके बाद, ये चाहेगा किसके पास में? क्रिप्टोन। ये चाहेगा जेनोन, ये चाहेगा रेडोन। अब इसका मतलब ये होगा क्रिप्टोन, जेनोन, रेडोन। तो इसमें क्या बोल रहे हैं? जेनोन, क्रिप्टोन, जेनोन। देखो बेटे, अब मैं क्या बोला है, एक सेकंड, क्या हो गया? जेनोन। यहां पे हम बात कर रहे हैं क्रिप्टोन, जेनोन, रेडोन। यहां मैंने बोलूंगा कि इसका 36, इसका 54, इसका 86। तो अगर 3D सीरीज वाले हर एलिमेंट ये चाहेंगे कि अपने पास में 36 इलेक्ट्रॉन रहे, और जो 4D सीरीज वाले ये चाहेंगे अपने पास में 54 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जबकि हमारे पास रेडोन वाले 5D सीरीज वाले इलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टोन, जेनोन, रेडोन, आरएन वगैरह, तो यहां ये चाहेगा 86 इलेक्ट्रॉन अपने पास में रहे। तो हर एलिमेंट ये चाहेगा अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन जैसा ही इलेक्ट्रॉन रखे। यही इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है। तो बेटा निकालते कैसे हैं? EAN रूल, EAN। तो मैं बोलूंगा Z, Z मतलब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर किसका? ऑफ सेंट्रल मेटल एटम का। फिर मैंने बोलूंगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन की, सेंट्रल मेटल आयन की। और इसके साथ चार्ज हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, ये हम चीज लिखेंगे। फिर हम बात करते हैं 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर कोई एक मेटल से ज्यादा दे रही, मान लो 2 मेटल है, 2 मेटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे? 2। वो फिर एड ऑन हो जाएंगे, 2 होगा तो पर एटम कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो मैं आगे जाके क्वेश्चन की सहायता से समझाने की कोशिश करूं है क्या चीज। तो बेटा इस क्वेश्चन को देखते हैं, पहला क्वेश्चन ही ये है। तो बेटा इस क्वेश्चन को देखो, EAN कैलकुलेट करना है। तो EAN बराबर होता है Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट एंड प्लस में 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो पहले मैं बोलता हूं Fe के कितने नंबर पे आता है सर? 26 पे। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूंगा तो 6 में से 4 जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 2 क्या हो जाएगा? Fe प्लस 2। तो क्या आ जाएगा? प्लस 2 लिखेंगे तो यहाँ पे प्लस 2 लिख दिया, एंड 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 6 में से करेंगे मल्टीप्लाई। एक देखो बेटा सिंपल सी बात है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता कैसे है? मैं बोलूंगा सर अगर ये कोई लोन पेयर है बी के पास, ये किसको देता है? ए को, ए को देता है, तो ए के पास में हम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 आएंगे। एक बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन आए तो 5 बॉन्ड से कितने आएंगे? 10। 6 बॉन्ड से कितने आएंगे सर? 12। बस सिंपल कॉन्सेप्ट, इसलिए मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है सेंट्रल मेटल एटम को, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? ये चीज समझ लिए, ये समझ में आ गया। तो यहां हम बात करते हैं EAN निकालने का तरीका। मैंने बोला सर 26 ये हो गया, यहां से 2 चला जाएगा और यहां से कितना? 12, 2 एंड प्लस में 12, तो कितना आ जाएगा? 36। तो ये EAN को फॉलो कर रहा है। और ऐसे कॉम्प्लेक्स जो एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होते हैं, वो अगर बराबर होते हैं, अर्थात अगर 3D सीरीज वाले 36 मिल रहे हैं, वो सारे कॉम्प्लेक्स स्टेबल होंगे। इसकी सहायता से हम कभी कभार स्टेबिलिटी भी निकाल सकते हैं, बट ये सब जगह वैलिड नहीं होता है। मोस्टली वैलिड कहां होगा सर? कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर। कहां वैलिड होगा? कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर। चलो इसके बाद देखते हैं। फिर मैंने बोला सिडविक EAN रूल क्या? अकॉर्डिंग टू दिस रूल सेंट्रल मेटल इन कॉम्प्लेक्स ट्राई टू अचीव EAN वैल्यू इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ नियरेस्ट इनर्ट गैस। नियरेस्ट इनर्ट गैस का मतलब हो गया सिडविक EAN रूल ये बोलता है कि उनके अकॉर्डिंग सेंट्रल एटम ये चाहता है वो अपने पास इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर अचीव कर ले। दूसरी बात बोलेंगे, ये मोस्टली वहां पार्टिसिपेट करते हैं, लगभग वो कॉम्प्लेक्सों के अंदर होंगे जो कार्बोनाइल्स वाले होंगे। तो मेटल कार्बोनाइल्स के अंदर ये बहुत अच्छे से कवर करेगा, हर जगह नहीं करेगा लेकिन बहुत अच्छे से वर्क करेगा कार्बोनाइल के अंदर। तो मेटल कार्बोनाइल्स के लिए अंदर डील करते हैं। ये समझ में आ गया 3D 4D एंड 5D वाला। ओके आगे चलते हैं। अब हम कुछ EAN वगैरह निकालेंगे, तो चलिए एक एक को लपेटते हैं।
तो सबसे पहले कोबाल्ट की बात करते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, निकल वगैरह सारे थोड़े बहुत याद करना ही होगा बेटा। जैसे भी आप याद कर सकते हो वैसे कोशिश करो, कैसे भी आपको याद होने चाहिए। याद होने का मतलब है सर इसकी बात करते हैं सबसे पहले, इसकी बात करते हैं सबसे पहले। तो किस तरह से निकालना होगा, देखो मैंने बोला सर पहले कोबाल्ट पे देखते हैं। कोबाल्ट पे कितने नंबर पे है, 27 पे। आगे बात करते हैं, एक ऑक्जिलेट मोनोडेंटेड होता है, एक ऑक्जिलेट मोनोडेंटेड होता है, तो इसके द्वारा दो लोन पेयर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं। 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12। तो मैं इसमें सीधा लिख सकता हूं क्या, प्लस में 3 इंटू 2 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 2 12। और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है सर, ऑक्जिलेट होता है, ऑक्जिलेट पे चार्ज क्या होगा, माइनस। तो ऑक्जिलेट पे क्या हो जाएगा, -2 चार्ज होता है, तो लगभग 6 में से 3 जाएगा प्लस 3। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूंगा, देखो -3 इंटू 2 6 में से 3 जाएगा तो 3 आ जाएगा। 3 कौन सा, प्लस का, तो यहां से क्या कर दूंगा -3। तो बेटा देखो 27 प्लस 12 -3, ठीक है। तो यहां से मैं कह दूंगा कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कि यहां से अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे, तो ओवरऑल मैं बोल दूंगा 36 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 36 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो आगे इसकी बात करते हैं। मैंने बोला EAN निकालने से कोबाल्ट का वापिस 27 होता है। अगर ये न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल हो तो भी कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन देंगे। कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, 2 दे रहे हैं। तो मैं बोलूंगा 4 इंटू 2। प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूंगा तो यहां पे +1 है, +1 है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। तो यहां कोबाल्ट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में बेटा, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। कोबाल्ट पे चार्ज क्या आ रहा है, -1 चार्ज आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या बात करूं सर, 27 + 4 इंटू 2, फिर यहाँ पे बात करूं माइनस, और यहां से ये एक माइनस आ जाएगा, यहां से एक माइनस आ जाएगा। तो चार्ज के साथ रख रहा हूं, तो मैंने बोल दो 27 प्लस में यहां से 8 प्लस में 1 आ जाएगा। तो ये मैं बोला 28 प्लस में 2 30, 30 प्लस में 6 36, ये भी सही है। चलिए आगे इसकी बात करते हैं। एजी कहां आता है सर, यहां पे बात करते हैं CU, AG और AU। तो ये कितने नंबर पे आता है, 29 पे होता है क्या, 29 पे होता है। 29 के बाद कौन आता है, इसमें 18 जोड़ दो, 18 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 30 30 40 एंड 47। तो ये एजी किस पे रहेगा, 47 पे रहेगा। 47 में ये देखो एक CN पे चार्ज कितना होता है बेटा, -1, तो ये -2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, -1। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट +1। तो यहाँ पे एजी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +1 में है। यहां हमने बोला है क्या चीज, वो देखो 47, एक कोऑर्डिनेशन नंबर से 2 इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो अब देखो बेटा क्या बोल रहे हैं, 47 में -1 एंड 4, तो यहां से 3 जोड़ने होंगे, 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो ये 1 चला गया, तो यहां पे जोड़ेंगे 3, तो आंसर आ जाएगा हमारा देखो 15, बट 15 हम चाहते हैं 56 इलेक्ट्रॉन, बट अभी ये रह रहा है, तो ये EAN को फॉलो नहीं करेगा, ये डज नॉट फॉलो, क्या बोला मैंने, ये EAN को फॉलो नहीं कर रहा है। क्या समझ में आ गया क्या, ओके समझ में आ गया तो आगे चलते हैं। देख लो, अब हम बात करते हैं आगे। इस क्वेश्चन में हमें देखने मिला सर एक NO है, NO भी 2 इलेक्ट्रॉन देगा, NO+ होता है, न्यूट्रल चार्ज होता है, जैसे NO को बोलेंगे तो इस पे चार्ज क्या हो जाएगा, Fe कितने हैं 5 और NO कितना है 1, NO पे चार्ज क्या है +1, तो मैं बोलूंगा NO पे चार्ज क्या दे रखा है +1। तो यहां से मैं बोलूंगा ये भी 2 इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है और CN भी 2 इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है। तो यहां से ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे पहला, तो यहां से मैं Fe कितने बाद 26 के बाद में हम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बोलते हैं, देखो -5 में से 3 जाएगा तो बचेगा कितना 2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी 2, अर्थात यहाँ पे जो Fe है ना वो कौन से में है, +2 में। Fe कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में देखने मिलेगा, +2 में देखने मिलेगा। अब देखते हैं यहां से कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं बेटा, 5, तो ये तो मैं बोलूंगा सर, और 2 यहां से, 2 यहां से, तो मैं ये बोल सकता हूं क्या 2
इंटू 5 दूनी 10, तो यहां से 2 वहां से, तो यहां से बोल सकता हूं डायरेक्ट है, डायरेक्ट है। तो यहां से देखो 26 आ गया, माइनस का 2 प्लस में 12, तो यहां से 2 चला जाए 10, 10 मतलब 36। तो ये भी EAN को फॉलो कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, बट ये वाला नहीं कर रहा, ये वाला नहीं कर रहा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं FeNO2 एंड CO2, FeNO2 एंड CO2। तो FeNO2 एंड CO2 के अंदर हमें ये देखने मिलेगा कि NO होगा, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट मान लीजिए चले हमेशा ही 2 ही करने वाला है। टोटल कितने NO दे रखे हैं हमें, NO दिए गए हैं यहाँ पे 2 दिए गए। देखो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, NO पे चार्ज क्या दिया गया है, NO पे चार्ज हम बात करते हैं सर यहाँ पे +1 होता है, NO पे चार्ज क्या है +1, और ये ऑलरेडी न्यूट्रल होता है। CO न्यूट्रल दे रखा है, इस पे +1 चार्ज होता है। यहाँ पे Fe कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में देखने मिला है सर, -2 में, -2 में। तो यहां में बात करते हैं Fe26, Fe26 के बाद हमें देखने मिलेगा 26, और दूसरी चीज हमें देखने मिलेगा Fe26 है, और हमें यहां से कितना जाएगा, ये -2, और यहां से कितना 2 ये देगा और 2 ये देगा, तो 2 इंटू 4 तो 8 ही हो जाएगा, 26 ये हो गया और प्लस में 2 एंड प्लस में 8, तो ये भी कितना हो जाएगा 36 इलेक्ट्रॉन रखेगा। कितना रखेगा बेटा, ये भी हमारे को 36 इलेक्ट्रॉन रखेगा, एज ए क्रिप्टॉन जैसे रखेगा। यहां बात करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, प्लेटिनम कितने नंबर पे आएगा। प्लेटिनम देखने के लिए देखो बेटा, यहाँ पे नहीं पढ़ोगे पिटोगे, नहीं पढ़ोगे पिटोगे। तो यहां हमारे पास 28 होता है, इसमें 18 जोड़ दो, इसमें 32 जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा देख लो, 8 8 16 17 18, हाथ पाई 1, तो 3 4 5 6 78। ओके, तो 78 इसका हो जाएगा, और साथ में हमारे पास में कितना ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी +2, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस प्लस का 2, और साथ में कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, देखो ये न्यूट्रल 2 दे रहा है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 और 2 टोटल कितना हो जाएगा 4, 2 इंटू 4, कोऑर्डिनेशन नंबर देख लो डायरेक्ट, 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा 78, और साथ में क्या आ जाएगा माइनस का 2 प्लस में 8 हो जाएगा। तो यहां से हमने बात करते हैं बेटा, देखो 2 जाएगा तो 6 बचेगा, 6 का मतलब कितना हो जाएगा, 2 चला गया, ये 74 हो जाएगा, क्या कितना 70 सॉरी कितना हो जाएगा, ये 70, 2 चला गया तो बच गया 6, 6 मतलब 80, 2 84, 84 मतलब होना कितना चाहिए था 86, बट है कितना ये, इस प्रकार ये भी EAN को फॉलो नहीं करेगा। आगे चलते हैं, फिर हमने बात की है इसकी, कहां गया रे, देखो Fe दिया गया है NO, देखो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल दे रहा है 5, NO पे क्या चार्ज होता है +1, NO पे चार्ज किया तो +1, और हमें ऑक्सीडेशन SO4 पे -2 चार्ज होता है, NO प्लस होता है, तो -2 में से 1 जाएगा तो -1 बचेगा, उधर जाके +1 हो जाएगा, Fe26, और यहाँ पे क्या हो जाएगा +1, तो माइनस का प्लस का 1, और साथ में इनके द्वारा कितने लिगेंड दिए जा रहे हैं, 5 ही दे रहा है, 1 ही दे रहा है, टोटल कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 इंटू 5 प्लस में 1 6, तो यहां से 12 ये हो जाएगा 26 प्लस में -1 प्लस में 12, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, देखो 1 गया है बट अभी भी 37 इलेक्ट्रॉन है, ये कितने हैं 37 इलेक्ट्रॉन्स रख रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन रखता है ये हमारा 37 इलेक्ट्रॉन रखता है, बट ये EN को फॉलो नहीं करेगा, नेवर फॉलो EN, क्या हो जाएगा ये भी फॉलो नहीं कर रहा। आगे चलो, ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, ये हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे किए हैं, FeNO2, ओके ये हो गया, ये हो गया, ठीक है चलो ये हो ही गया, ठीक है चलते हैं। अब हमने EN वगैरह रिलेटेड चीजें देख ली है, तो अब देखते हैं, मैं बोलता हूं कुछ एप्लीकेशन पार्ट है EN की, तो हमें अगर EN को फॉलो करता है तो मैं बोलता हूं निकल जो 3D सीरीज 36 के बराबर होंगे, अगर EN फॉलो करता है मैं बोलता हूं कि Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन की एंड प्लस में 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, ये 36 होगा फॉर 3D सीरीज।
3D सीरीज के लिए किसके बराबर होगा 36 के। तो Z बराबर से निकल ही लिए 28 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं सबसे पहले। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे सर, ये CO न्यूट्रल होता है तो कोई चार्ज नहीं होगा, तो यहाँ पे भी ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी, ये वैल्यू भी 0 प्लस 2 इंटू जिसकी वैल्यू निकालनी है 36 कर दो। तो यहां से क्या आ जाएगा 2x बराबर 36 माइनस 28, 28 जाने के बाद कितना 8 आ जाएगा, x बराबर 4, x बराबर यहां से हमको 4 मिल जाएगा। चलेंगे आगे। ओके देखो, फिर मैंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनमें से कौन सा ऐसा है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम नहीं करता है। बेटा थोड़ा सा देख लो कि रेडॉक्स का पार्ट है, एक तो होता है OA, एक होता है RA। OA का मतलब होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, इट सेल्फ बिहेव एज द रिडक्शन, एंड खुद का रिडक्शन होता है और दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है, दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है, खुद का रिडक्शन, दूसरे का ऑक्सीडेशन। इट सेल्फ रिडक्ट रिड्यूस एंड अनदर इज ऑक्सीडाइज। तो यहां क्या हो रहा है कि अगर मेरे को दूसरे को खुद का क्या हो रहा है रिडक्शन, रिडक्शन कब होगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो किस में जाएगा माइनस में, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं तो उसका क्या होगा रिडक्शन। और अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जो रिडक्शन हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग दूसरे का तो रिडक्शन, खुद का क्या ऑक्सीडेशन, दूसरे का क्या रिडक्शन, खुद का क्या ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होने मतलब क्या सर, यहां अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, और यह बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन को लॉस करना। जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, जो इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, उनका तो क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उनका क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। चलिए बच्चे, तो इसमें क्या समझ में आया, हम बोल रहे हैं FeCO4, यहां हम बोले इसकी ऑक्सीडेशन सिंपल चीजें हैं, इसमें कोई चार्ज, सारों को चार्ज नहीं है, तो Fe 26 हो गया, 26 प्लस में 8, यहां बात करता हूं 25 प्लस में 12, यहां बात करता हूं 25 प्लस में 10, यहां बात करता हूं 27 प्लस में 8। देखो बेटा 26 हो गया, 26 4 30, 30 प्लस में 4 कितना हो जाएगा 34। यहां बात करता हूं 25, 25 में 10 35, 2 37। यहां बात करता हूं 25 प्लस में 10 35। यहां बात करते हैं 28 27, 3 कितना हो जाएगा 30, 27 एंड 35। ये सारे नीचे वाले हैं। ये एक ऐसा है जिसके पास में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करेगा, वो क्या हो जाएगा खुद का ऑक्सीडेशन, दूसरे का रिडक्शन, खुद का, ये सारे क्या चाहेंगे, ये सारे चाहेंगे कि हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करें, हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करें। हर आदमी चाहेगा अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, अगर ये यहाँ पे सारे एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेंगे, क्योंकि ये चाहेंगे कि हमारे पास में 36 इलेक्ट्रॉन रहे। अगर ये चाहते हैं कि 36 इलेक्ट्रॉन रहे तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो खुद का क्या हो रहा है रिडक्शन, दूसरे क्या करेगा ऑक्सीडाइजिंग, तो क्या कहलाएंगे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट ये जो बी वाला दे रखा है MnCO6 दे रखा है, इनके पास में 37 इलेक्ट्रॉन है, अगर 37 इलेक्ट्रॉन है तब यहाँ पे अब ये बात करेंगे सर ये तो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं, इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। जब भी ये इलेक्ट्रॉन देगा तो खुद का तो क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, खुद का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, दूसरे का क्या करेगा रिडक्शन करेगा, दूसरे का क्या करेगा रिडक्शन करेगा। तो आंसर समझ में आ गया क्या बाल को। तो आगे बात करते हैं कैलकुलेट EAN इन Mn2CO10। तो सर एक चीज समझ में आ गई, अगर एक एलिमेंट ये चाहेगा कि एक एलिमेंट यहां पे ये चाहता है कि वो 36 रखे, दूसरा भी 36 रखे, तो या तो तरीका ये हो सकता है दोनों 36 को मल्टीप्लाई कर दो, 30 30 60 प्लस में 12 कितना हो जाएगा 72। अगर बेहतर इलेक्ट्रॉन के पास रहते हैं तो ये स्टेबल होगा। तो कैसे देखो Mn के पास कितने होते हैं 25 होते हैं क्या, तो ये अगर ये 2 रखते हैं, अगर 2 रखेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें सर CO पे कोई ऑक्सीडेशन स्टेट की नहीं होती है, CO न्यूट्रल होता है, CO न्यूट्रल होता है, तो ये 10 का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे Mn भी क्या रहेगा ऑक्सीडेशन स्टेट की भी 0 देखने को मिलेगी। तो छोड़ो, तो बीच वाला पार्ट छोड़ देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है इसकी 0 प्लस में 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या दे रखा सर 10 है, 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। या तो प्लस में यहां लिखता हूं
कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं। मान लो मेटल मेटल बॉन्ड, एक मेटल बॉन्ड है, ये मेटल बीच में तो इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, उनको भी तो कंसीडर करूंगा। तो मैं कह दूं 2 इंटू मेटल मेटल बॉन्ड, 2 इंटू मेटल मेटल बॉन्ड। तो यहां हमारे ई एन का अब थोड़ा सा फॉर्मूले में थोड़ा अपडेट कर देंगे। ई एन बराबर क्या हो जाएगा सर, जेड माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर प्लस 2 इंटू मेटल मेटल बॉन्ड। जितने मेटल मेटल बॉन्ड दे रखे हैं, जितने मेटल मेटल बॉन्ड दे रखे हैं उसको मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, क्योंकि एक मेटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मान लो 10 दिए गए हैं मेटल मेटल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। 2 दे रखे हैं, 2 3 है तो 3, ये सब चीजें देख रहे हैं। तो यहां हमें देखने मिला सर, यहां से तो 50 प्लस में 20 प्लस में 2 मेटल मेटल बॉन्ड कितना दे रखा था, 1, इसलिए ये कितना हो जाएगा 50 20 60 70 2 72, तो 72 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं। तो ये भी फॉलो कर रहा है ईएन को। एक तो ये तरीका है, और अपन इंडिविजुअल निकालते हैं ना सर, ये नहीं समझ में आया तो हम बोल देंगे 25 प्लस में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 5। एक इसको ऐसे लिख सकते हैं ना फिर तो सर, Mn CO की पावर 5, एक के पास में ये आ रहा है और दूसरा मेटल इसके साथ में ऐसे मेटल बना रहा है, तो इसको ऐसे लिख लेते। देखो इसको समझने की कोशिश करो। मैंने बोल दिया मान लो CO की पावर 5 Mn, फिर बोल दिया Mn CO की पावर 5, ये स्ट्रक्चर से बनाने की कोशिश किया है। तो हम यहां पे ये चीज समझ में आ चुकी है कि सर 25 प्लस में 0 दिया गया है एंड 25 प्लस में 0, तो Mn2 दे रखा है एंड CO 10 दिया हुआ था। तो फिर यहां पे मैं बोलूंगा सर 5 लेना होगा, तो 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 तो 25 हो गया। 25 प्लस में 10 एंड वो एक इलेक्ट्रॉन, मेटल मेटल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां यूज हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वहां यूज हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 36 इलेक्ट्रॉन। तो ये EN को फॉलो कर रहा है। देखो बेटा क्या समझ में आया क्या, 36 इलेक्ट्रॉन इसके पास में है, 72 यहां बात कर लिया, तो इसको आपने समझ चुके हैं। आगे चलते हैं। फिर ये क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन है सर, ये लिख लेंगे, सीधा लिखो ना। कोबाल्ट कितना दे रखा है 27 दिया गया है, इंटू 2 प्लस में 8 इंटू 2 प्लस में मेटल मेटल बॉन्ड कितना दे रखा है 2 दे रखा है। तो इसको कितना करना है 27 को करना होगा 54 प्लस में 16 प्लस में 2, तो यहां से देखेंगे 6 4 10 2 हाथ पर, ये 5 6 1 7 72, ये भी फॉलो कर रहा है। सिंपल सा तरीका था। अब देखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल मेटल इन के फॉर एफिशिएंट 6, ये खुद करना, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करना है, शुरुआत में करवा दिया। अब ये क्वेश्चन करते हैं। इन कॉम्प्लेक्स विद फॉर्मूला MCl3H2 दिया गया है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल M इज 6, कोई मेटल दे रखा है, वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में रहता है, जो भी है वो 6 में रहेगा। एंड देर इज नो मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रेशन इन इट, तो इसमें कोई भी मॉलिक्यूल है जो बाहर नहीं है, हाइड्रेशन के अंदर नहीं है, अर्थात वाटर के अंदर नहीं है। 3 Cl दिए गए हैं एंड द वॉल्यूम ऑफ AgNO3 कितना लिए है 0.1 m AgNO3 सॉल्यूशन नीड टू प्रेसिपिटेड द फ्री क्लोराइड आयन इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें एक चीज तो समझ में आ चुकी है सर, 3 Cl दे रखे हैं, 3 Cl दे रखे हैं, और हमें यहां पे यूज करना है क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर दिया गया है, लेकिन यहां पे हमें कुछ दिया होगा डाटा। एक सेकंड, इसमें कुछ डाटा दिया है, ये देख लेता हूँ क्वेश्चन में, कहीं अटकने वाली चीज नहीं होनी चाहिए, और वो कहां मिलेगा क्वेश्चन। यहाँ पे क्या दिया गया 4। देखो बेटा, अगर ये आपको नहीं देगा तो आपको आइडिया नहीं लगेगा, साथ में 4 दे रखा है, तो मेरे को पता चला सर ये 4 तो ये वाला यूज किया है, एंड साथ में हमने 2 Cl2 अंदर लिया, 1 Cl बाहर ले लिया, 2 Cl बाहर अंदर ले लिए। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश की है। तो इसमें एक चीज समझ में आ गया सर,
ये डाटा हमें दे रखा है 200 ml दे रखा है 0.01 0.0 m दे रखा है, और हमें फॉर्मूला पता होता है, अभी निकाला था m इक्वल टू एन अपॉन वी, m इक्वल टू एन अपॉन वी। यहां हम बात करते हैं नंबर ऑफ मोल निकालना चाहते हैं, तो मैं बोल दूं m इंटू वी। तो यहां हमने बोला 200 ml को मल्टीप्लाई कर 0.2, तो यहां से वैल्यू आ जाएगा 0.01 अपॉन 0.2। 200 ml दे रखा है, तो यहाँ पे 1000 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 में डिवाइड करेंगे, ml को लीटर में कन्वर्ट कर लिया तो 0.2 आ जाएगा। इसको ऐसे लिख लेंगे, ml में बात कर रहे हैं तो 200 ml, तो ये मिलीमोल में आ जाएगा, तो मिलीमोल में आ जाएगा। तो यहां से अपन वैल्यू निकालनी है अपॉन 1000 का 1000, यहां से वैल्यू निकाल दें 0.02। अब ये वैल्यू हमारे पास में है, तो ये वैल्यू जाके कितने मोल देगा 0.002 मोल Ag Cl दे रहा है। Ag द वॉल्यूम दे रखा है ऑफ 0.1 m AgNO3, इतनी हमारे पास में वॉल्यूम दिया गया है। कंसेंट्रेशन ये दे रखी है, तो मोल मेरे पास में आ चुका है सर, m मेरे पास में आ चुका, n अपॉन वी। वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकालने के लिए मैं बोल दूंगा कि m अपॉन n कर देंगे। वी इधर नंबर ऑफ मोल कितना दे दिया 0.002, और नीचे हमारे पास वैल्यू क्या दे रही है मोल की, मोल आई गया, और कंसेंट्रेशन दे दिया 0.1 दे दिया। ये चीज हमारे पास आ गया, और इसको मल्टीप्लाई कर दें 1000 से। देखो बेटा 3 जीरो से 3 जीरो चला जाएगा, ऊपर ये आ जाएगा, तो वैल्यू किस में आ जाएगा 20 ml। 20 ml 20 ml कहीं दिख रहा है क्या, ये रहा। वापिस समझा देता हूं, हमने क्या किया है कि एक कॉम्प्लेक्स आयन दे रखा था, इसको ये लिखा हुआ था MgCl3 and 4H2, कुछ ही नहीं है, आसान सा दिया हुआ है। अगर इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर हमें दे रखा था m is 6 and there is no molecule of hydration in it, तो कोई भी मॉलिक्यूल है वाटर के वो बाहर नहीं दे रखे, सारे अंदर लिख लिए। H2O दे रखा है 4, और बचा हुआ हमें इसको बनाना है 6, तो 2 Cl अंदर 1 बाहर। अगर ये जाता है तो 2 आयन टूटेंगे, जो हम बोले हैं सर 1 मोल किसका बनेगा AgCl का, AgCl का। अगर ये 1 मोल होता तो इसके अकॉर्डिंग 1 बन जाता, लेकिन यहाँ पे मैंने बोला इसके मोल निकाले, सर मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, एन ये रहा m इंटू वी, तो मैंने बोले 0.01 इंटू 200 ml, नीचे 1000 कर दिया, तो यहां से वैल्यू क्या आ गई 0.002। ये मेरे पास में मोल आ गए, ये मेरे पास में मोल आ गए। अगर मिलीमोल निकालता तो फिर अपने पास सिंपल ये 1000 वगैरह लगाने की जरूरत नहीं, तो डायरेक्ट मिलीमोल आ जाते हैं, तो फिर आखिर में 1000 को करना होता, कभी तो करना ही होगा। फिर मैंने बोला सर मेरे पास में ये कंसेंट्रेशन दे रही है, इतनी कंसेंट्रेशन मुझे जरूरत पड़ेगी 0.1 की, तो 0.1 की कंसेंट्रेशन जरूरत पड़ेगी, तो मैं बोलूंगा m इक्वल टू एन अपॉन वी किया था, m इक्वल टू एन अपॉन वी किया था, v की वैल्यू क्या निकालें 0.002, और फिर यहां से सारा को सोल्व किया है। यहाँ पे सोल्व करने 2 स्टेप में कर देता हूं फिर से, अगर समझ में नहीं आ रहा तो। पहले मैंने बोला है सर 0.002 दिया गया है, और मेरे को वॉल्यूम मुझे निकालना है, और कंसेंट्रेशन मुझे दिया गया है, वो कंसेंट्रेशन बराबर क्या दे दिया 0.1। यहां से वैल्यू निकाल दें v की, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगा 0.002 अपॉन 0.1, ये वैल्यू आ जाएगा। और साथ में जो ये वैल्यू निकालता हूं वो मेरे को 1000, क्योंकि m की वैल्यू निकालना होता है इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे हमारे वैल्यू किस में आ जाएगा ml में, जिससे हमारी वैल्यू किस में आता है ml में। तो ये 2 पॉइंट से 3 पॉइंट से तीनों पॉइंट चले जाएंगे, तो यहां से वैल्यू किस में आ जाएगा 20 ml, किस में वैल्यू आ जाएगा 20 ml। बेटा अब आज की क्लास का विराम देना होगा, आगे देखेंगे जो VBT। मन तो मेरा आज ही था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पढ़ाने का, लेकिन मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन थोड़े आते हैं और बच्चे यहाँ ज्यादा उलझ जाते हैं, तो मेरे को लगा कि वर्नर थ्योरी का इतनी इंपॉर्टेंस है नहीं, बट जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें थोड़े ज्यादा प्रैक्टिस करवा दी, और ज्यादा EAN वगैरह शेडविक रूल वगैरह से रिलेटेड चीजें सारी टाइप के क्वेश्चन करवा दिए, तो ये हमें आना चाहिए था।
ये हमें पता होना चाहिए था। तो अब बेटा थोड़ी बहुत जितना थोड़ा बहुत सीख लेते हैं, जितना थोड़ा आइडिया लगता है वो हम यहाँ पे बात करेंगे। अब यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करेंगे। क्या बात करनी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से रिलेटेड वो देख लेते हैं। हाँ तो थोड़ा आगे देख लेते हैं कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं और बाकी चर्चा डिटेल में कल पढ़ेंगे। कल के लेक्चर का हमारे पास वीबीटी ही का ही रहेगा। 5 के बाद अगला लेक्चर 6 हो जाएगा वीबीटी का, और फिर सीएफटी करेंगे 1 या 2 लेक्चर में। 6 के बाद 7-8 लेक्चर में 2 लेक्चर में हमारे पास सीएफटी रहेगी, और फिर आखिर के लेक्चर में, आखिर के 2 लेक्चर में रहेगी हमारे को जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जो ऑक्टाहाइडल, जो टेट्राहाइडल की बात करनी होती है, जीआई वगैरह बात करनी होती है, वो सारी बातें हम 2 लेक्चर में करेंगे। 4 घंटे के आसपास हो जाएगी वो। तो अब भी हमें तो देखना है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करते हैं। तो बेटा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती क्या है? तो पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। बेसिक का मतलब है सर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है? कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कैसे फॉर्म्ड होता है कोवलेंट बॉन्ड? तो बोलते हैं सर ड्यू टू ओवरलैपिंग बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल। बात तो सही है। क्या बोला है मैंने? ओवरलैपिंग बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल। तो आगे चर्चा करते हैं। इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि सर यहां पे ओवरलैपिंग का मीन्स होता है शेयरिंग ऑफ some region sharing of some region of each atomic orbital, each atomic orbital। हर ऑर्बिटल का जो रीजन को शेयर करना ही ओवरलैपिंग होगी। तो मैंने बोला मान लो ये एक एस ऑर्बिटल है, दूसरा एस ऑर्बिटल है, जो ये रीजन शेयर हुआ है, शेयरिंग ऑफ सम रीजन। क्या लिखना चाह रहा? रीजन जो शेयर करता है थोड़ा रीजन को, एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल रीजन को शेयर कर रहा है, वही ओवरलैपिंग कहलाती है, वही ओवरलैपिंग कहलाती है। इस हाथ ने इस हाथ का कुछ रीजन को शेयर कर लिया, इस हाथ ने इस हाथ का कुछ रीजन को शेयर कर लिया। जितनी अच्छी ओवरलैपिंग होती है उतना ही बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होती है। ये हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम बात करें लिगेंड्स वगैरह से रिलेटेड। तो कंडीशन कोऑर्डिनेट बॉन्ड की क्या कंडीशन होनी चाहिए थी? तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की कंडीशन, फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, तो ऐसे लिखते हैं ज्यादा अच्छा लगेगा, फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो सर हम बोलते हैं लिगेंड होते हैं इसके अंदर। एक तो इसमें लिगेंड्स होते हैं। क्या बोला? लिगेंड मस्ट हैव फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल। क्या होना चाहिए? फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल होने चाहिए। दूसरी बात बोलूंगा कि सेंट्रल मेटल हैव हाफ वेकेंट ऑर्बिटल। इनके पास क्या होना चाहिए? वेकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। तो मतलब ये हुआ कि जैसे ये मेटल है, इसके पास है क्या होना चाहिए? वेकेंट ऑर्बिटल। इनके पास क्या होना चाहिए? भरा हुआ ऑर्बिटल लिगेंड के पास। जो इनके बीच जो बॉन्ड बन रहा है उस बॉन्ड को हम क्या बोल रहे हैं? उस बॉन्ड को हम क्या बोल रहे हैं? उस बॉन्ड को हम यहाँ पे बोलेंगे सर ये बॉन्ड कैसा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो मैं बोलता हूं एक लाइन, मैंने बोला बिफोर द ओवरलैपिंग बिटवीन द एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन टेक प्लेस। मैं बोलता हूं अगर यहां पे ये होता है कि अगर ओवरलैपिंग से पहले यहां पे हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन होता है और फिर वो हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैंने बोला कि ओवरलैपिंग बोल रहा हूं यहां पे बिफोर द
बिफोर द overlapping before the overlapping between before the overlapping hybridization take place। तो यहां क्या देखने मिलेगा सर, हाइब्रिडाइजेशन टेक प्लेस। यहां पे क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन पहले होगा, उसके बाद ओवरलैपिंग करेगा और फिर हमें जो बॉन्ड का फॉर्मेशन है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो चलिए बेटा हम बोलते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन एक तरह की मिक्सिंग ही है, एक तरह की मिक्सिंग ही है। किसके बीच में, जिनके एनर्जी डिफरेंस बहुत कम, एनर्जी डिफरेंस बहुत कम हो, वो ऑर्बिटल मिक्स होंगे और फिर वो आगे पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में, अर्थात वो फिर ओवरलैपिंग करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन की हमें समझ में आ गया, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा सर। तो पहली बात ये बोल रहे हैं वीबीटी है क्या, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसको बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सेंट्रल मेटल एटम या आयन यूज इट्स वैकेंट ऑर्बिटल इन हाइब्रिडाइजेशन। तो सर हाइब्रिडाइजेशन के लिए अभी आपने बोला इट इज, क्या बोला है, इट इज, क्या बोला है, इट इज मिक्सिंग किसमें होती है, बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग सिमिलर एनर्जी, हैविंग सिमिलर एनर्जी ओवर लेस डिफरेंस बिटवीन एनर्जी। less difference between energy to form identical hybrid orbital, identical hybrid orbital, identical hybrid orbital which have equal energy, जिनकी क्या होती है, इक्वल एनर्जी होती है। हमने बोला इट इज मिक्सिंग एटॉमिक ऑर्बिटल, ये क्या करता है, एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्सिंग करता है जिनकी सिमिलर एनर्जी या फिर उनके पास लेस डिफरेंस हो एनर्जी में, लेस डिफरेंस हो एनर्जी में, बिटवीन लेस डिफरेंस बिटवीन एनर्जी टू फॉर्म आइडेंटिकल हाइब्रिड ऑर्बिटल, टू फॉर्म आइडेंटिकल हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब होता है ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होगी, जिनकी एनर्जी एकदम सेम होगी और वो सारे कैसे होंगे, आइडेंटिकल भी होंगे। कैसे होंगे, आइडेंटिकल भी होंगे। बट अब बात करते हैं सर वीबीटी की। वीबीटी लिए हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन करेगा, ये हमें समझ में आ चुका है। जो हमारा यहाँ का पोर्शन है नहीं बेटा, केमिकल बॉन्डिंग में इसको बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, बहुत डेप्थ तक चीजें बताते हैं, हर चीज को कैसे कैलकुलेट करना सब चीजें बताई जाती है। बस यहाँ पे बस एक डेफिनेशन के साथ समझा दिया मैंने आपको, आगे चलो। फिर बोला इट इज इंटरमिक्सिंग बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग लेस डिफरेंस इन एनर्जी टू फॉर्म आइडेंटिकल सेट ऑफ ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जी। तो क्या बोला, बिफोर द ओवरलैपिंग बिटवीन ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन टेक प्लेस। ये बात वापस लिख दी मैंने, बोला है कि जब हमारे को जो ओवरलैपिंग से पहले क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इट इज इंटरमिक्सिंग बिटवीन द एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग लेस डिफरेंस एनर्जी, जो क्या होना चाहिए, एनर्जी के बीच में डिफरेंस कम होना चाहिए, वो क्या करेंगे, आइडेंटिकल हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे जिनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, जिनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो बालक को आगे चलें क्या, ये बात आपको समझ में आ गई तो आगे चलें क्या। ओके देखो, फिर मैंने बोला कि सर वीबीटी के लिए अगर हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से किसी का हाइब्रिडाइजेशन या शेप वगैरह बताना चाहते हैं तो हमें वहां पे एडिशनल इंफॉर्मेशन उनको देनी ही होगी क्वेश्चन के अंदर। अदरवाइज हम यहाँ से वीबीटी की सहायता से हम ये नहीं बता पाएंगे उसका शेप क्या होगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन हमें पता ही नहीं चलेगा।
हाइब्रिडाइजेशन हमें पता ही नहीं चलेगा, ये पता नहीं चलेगा, हम नहीं बता पाएंगे। बट हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब क्या है कि सर अगर हमें ये दे दे कि मैग्नेटिक नेचर दे दे, मान लो हमें दे दे मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक नेचर से मतलब क्या है सर, या तो ये दे दे डाया मैग्नेटिक दे दे, या ये दे दे पेरा मैग्नेटिक दे दे। तो पैरा मैग्नेटिक या डाया मैग्नेटिक का मतलब है कि सर इनके पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन यहां दे दिया, जैसे मान लो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। मैंने बोला नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन यदि हमारे पास में प्रेजेंट होते हैं तो वो कहलाएंगे पैरामैग्नेटिक। तो मैं नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन मैं कह दूं 0, अगर मैं कह दूं n बराबर 0, तो n मतलब क्या है हियर, n क्या है दे दिया हियर, n बराबर क्या है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो हमें मैग्नेटिक नेचर बताना है तो हमें पता होना चाहिए कि अगर उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो पैरामैग्नेटिक होगा उसको अट्रैक्ट करेगा, डायामैग्नेटिक होगा उसको रिपेल करेगा, डायामैग्नेटिक होगा तो उसको रिपेल करेगा। ये चीजें हमें थोड़ी पता चली है बेटा पैरामैग्नेटिक वगैरह के बारे में। फिर हमें आगे बात करते हैं। तो हम बेटा अगर हमें कोऑर्डिनेशन नंबर दे रखा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 3 4 5 6, अगर हमें 2 दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है सर, वो हमेशा 2 कोऑर्डिनेशन नंबर दे रखा है वो हमेशा एसपी होगा। अगर यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 3 दे रखा है sp2 होगा। बट यहां दिक्कत आएगी, यहां दिक्कत आएगी सर इन दोनों में। तो मैं बोलूंगा टेट्राहाइड्रल हो सकता है या स्क्वायर प्लेनर हो सकता है। और फिर 6 के लिए बात करूंगा, मैं बोलूंगा सर यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल होगा। और ऑक्टाहेड्रल कौन सा होगा आउटर ऑर्बिटल, यहाँ कौन सा होगा इनर ऑर्बिटल, क्योंकि डी कौन सा यूज हो रहा है D2 वाले में, D2 में बोलूंगा अंदर वाले यूज होंगे, तो इनर डी ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, आउटर डी ऑर्बिटल हो रहा है इस ब्याह पे। इसके अलावा हम यहाँ पे बात कर सकते हैं सर अगर 5 होगा तो 5 होगा तो हमारे को एक तो देखने मिलेगा TBP और एक देखने मिलेगा स्क्वायर पिरामिडल। तो ये हमें चीजों को देखते हुए चलना है। तो मैं कल की क्लास में बेटा, आज की क्लास को अब यहीं रोकना होगा। कल की क्लास में आपको मैं थोड़ी चीजें बताऊंगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर फर्स्ट सेकंड के लिए क्या होगा, कोऑर्डिनेशन थर्ड के लिए क्या होगा, फोर्थ के लिए क्या होगा, फिफ्थ के लिए क्या होगा। ये हम 1 बाय 1 समझेंगे और बहुत डिटेल में समझेंगे। इसके साथ हमें पता चलेगा एडिशनल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ, डाइपोल मूवमेंट से रिलेटेड क्या मतलब हुआ, और शेप को किस तरह एक्सप्लेन करना होता है, टेट्राहाइड्रल किस तरह से एक्सप्लेन होता है, ऑक्टाहाइड्रल किस तरह से होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल कैसे होता है, स्क्वायर पिरामिडल कैसे होता है। तो अब बेटा आज मैं आपको होमवर्क ज्यादा नहीं दे रहा हूं क्योंकि अब थोड़ा लिखने का काम होता है, नोट्स को रिवीजन करना होता है। स्टार्टिंग टाइम में तो आपके पास में 1 ही 2 लेक्चर थे तो उनको बार बार लिख लिया, अब उनको रिवाइज करो, उनको रिवाइज करो क्योंकि आप लिगेंड्स के नेम वगैरह मत भूलो। आपको सब चीजों का एक आइडिया होना चाहिए, लिगेंड्स क्या थे, उनकी नेमिंग क्या थी, हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नेमिंग सीखी। तो आपका आधा पोर्शन हो गया, तो उसका प्रैक्टिस के लिए आप करो साथ में। और साथ में बेटा जो मैंने बोला कॉमन नेम आपको बोला है, जो मैंने आपको इसके कॉमन नेम बोले हैं। अब कुछ क्वेश्चन वगैरह है, यहाँ से कुछ ज्यादा नहीं दे रखा, इसको करेंगे इसी में, ज्यादा नहीं आगे दे के चलेंगे। कल की क्लास में मैंने बोला था ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था, नेमिंग है ज्यूपिटर जिससे सोल्ट होता है, जिससे सोल्ट हो जाएगा पीटी, हमने दे दिया C2H2 दे दिया, Cl6 दे दिया, Cl3 दे दिया। इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है ना प्लेटिनम की, थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पे डबल बॉन्ड वाली, एक Cl, 2 Cl, तीसरा Cl, सिस प्लेटिन वगैरह टन बुल ब्लू कलर का होता है कि Fe3 FeCN6 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे पर्शियन ब्लू दे दिया। यहाँ इनका विल्किंसन कैटलिस्ट की सिस प्लेटिन की बात करनी होती है, ये चीजें हो गया, इन सबको ध्यान रखने वाली चीजें थी। तो ये हमें कुछ चीजों को थोड़ा ध्यान में देख के चलना है बेटा, इनकी नेमिंग वापिस करनी है। और हम आज की क्लास को यहीं विराम देंगे। और अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है, कोई भी दिक्कत है, तो आप हमसे कंसल्ट करिए। और बच्चा आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, बताओ और कोई समस्या हो तो।